चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई 1 अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे। इकाई की रूपरेखा क्या है? उद्देश्य है, प्रस्तावना है, अर्थ है, तुलनात्मक रणनीति एवं तुलनात्मक सरकार में भेद हम जानेंगे। परिभाषा, प्रकृति क्या है, ऊर्ध्वात्मक तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जानेंगे। क्षैतिज तुलना का अध्ययन के बारे में जानेंगे। एक ही देश की विभिन्न समय के मानकों का अध्ययन के बारे में हम देखेंगे। चलिए उद्देश्य में पढ़ते हैं हम। इस इकाई के अध्ययन में तुलनात्मक रणनीति का अर्थ और उसके परिभाषित स्वरूप प्रस्तुत होता है। इससे तुलनात्मक रणनीति को समझा जा सकता है। इस इकाई में दूसरे चरण के तुलनात्मक रणनीति के अध्ययन और इसमें विविध आयामों की हम प्रकृति की ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। तुलनात्मक रणनीति एक विकासशील विषय है, अतः उसके क्षेत्र का विकास भी हो रहा है। इसमें व्यवहारवादी अध्ययन का स्वरूप भी निहित है। इसके साथ उभरने वाले उसके विषय क्षेत्र का ज्ञान इस इकाई के तीसरे चरण में होगा। प्रस्तावना देख लेते हैं। तुलनात्मक रणनीति के अवधारणात्मक स्वरूप एवं उसके विकास, तुलनात्मक रणनीति के महत्व, उद्देश्य एवं उसकी समस्याओं की उपयुक्त पृष्ठभूमि में अब हम उसके अर्थ को निष्पादित एवं परिभाषित करने का जहाँ प्रयास करेंगे, वही एक स्वतंत्र विषय का रूप ले रहे तुलनात्मक रणनीति की प्रकृति और उसके क्षेत्र की चर्चा करेंगे। इससे तुलनात्मक रणनीति का सैद्धांतिक स्वरूप एक स्वतंत्र विषय के रूप में साकार होगा। अर्थ, आपके समक्ष उपयुक्त विवरणों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि तुलनात्मक रणनीति से आशय राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों, उनके व्यवहार आदि का अर्थात राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण कर यथासंभव सामान्यीकृत निष्कर्षों को निष्पादित करने का प्रयास करना है। वस्तुतः तुलनात्मक रणनीति में राज्य, सरकार, संस्था, शक्ति के केंद्रों, जनमत आदि पर आधारित राजनीतिक शास्त्रीय अवधारणाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आगे अब समग्र राजनीतिक व्यवस्था एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, राजनीतिक संस्कृति एवं संरचना, राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं समाजीकरण आदि प्रवृत्तियों का समावेश माना जाने लगा है। इन सब बातों का निहितार्थ है राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था एवं उसके प्रक्रियात्मक स्वरूप के विभिन्न स्तरों की तुलना के आधार पर राजनीति के सिद्धांत का निष्पादन ही तुलनात्मक राजनीति है। वो हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के तुलनात्मक सरकार में भेद। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में भेद। आपके लिए यह स्पष्टीकरण नितांत आवश्यक है कि तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति नहीं है। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति नहीं है। यह दोनों समानार्थी भाव नहीं रखते हैं। यद्यपि इनके बीच अन्योन्याश्रय का ऐसा भ्रम लोगों के दिमाग में देखा जाता है। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन राज्यों और उसकी संस्थाओं एवं सरकारों के काम और उससे जुड़ी दूसरे समूहों आदि के अध्ययन तक सीमित होता है। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन कैसा होता है? राज्यों और उसकी संस्थाओं एवं सरकारों के काम और उससे जुड़े दूसरे समूहों आदि का अध्ययन तक ही सीमित होता है। वह दुनिया भर में फैली सरकारों के ढांचे, आदर्शों, कार्यप्रणालियों और इन सभी जुड़ी संस्थाओं आदि के इर्द गिर्द सिमटा रहता है। सरकारी ढांचे, आदर्श, कार्यप्रणाली के इर्द गिर्द ही सिमटा रहता है। वस्तुतः इसके राज्य से जुड़ी संवैधानिक या विधिक संस्थाओं, संगठनों आदि के अतिरिक्त दबाव समूहों आदि का अध्ययन तो जुड़ा होता है, लेकिन तुलनात्मक शासन के अध्ययन में समग्र राजनीति व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है। मतलब विधिक संस्थाओं, संगठनों आदि के अतिरिक्त दबाव समूहों आदि का अध्ययन तो जुड़ा होता है, लेकिन तुलनात्मक शासन के अध्ययन में समग्र राजनीति व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है। मतलब उनकी पूरी राजनीति के बारे में कोई अध्ययन खास नहीं होता है, बस उनके ढांचे, आदर्श और कार्यप्रणालियों के इर्द गिर्द ही ये चीज रहता है। इस तरह आपके सामने यह स्पष्ट हो जाती है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तुलनात्मक सरकार के अध्ययन से जुड़े पहलू तो शामिल हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तुलनात्मक सरकार के अध्ययन से जुड़े पहलू तो शामिल हैं, लेकिन इससे तुलनात्मक सरकार के अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती।
मतलब तुलनात्मक राजनीति बड़ा पार्ट है और तुलनात्मक सरकार एक छोटा पार्ट है। वस्तुतः कुछ भिन्न है और अधिक है। तुलनात्मक राजनीति तुलनात्मक सरकार से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसमें जिसमें सरकारों के औपचारिक संगठनों तक सीमित नहीं रहकर समग्र राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें सरकारी संस्थाओं का अध्ययन तो वह स्वतः शामिल रहता है, तुलनात्मक राजनीति में उससे आगे बढ़कर उन सब व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन भी समाहित होता है जिससे राज्य, उसकी संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रिया एवं व्यवहार और शासन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः उसमें शासन से अलग के सत्ता केंद्रों, समूहों, समुदायों आदि का अध्ययन भी शामिल होता है। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। इस तरह आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहारों के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण का अनुशासन है। इसमें राजनीतिक व्यवहार की संपूर्णता को समाहित करते हुए न केवल राज्य एवं उसकी संस्थाओं का औपचारिक बल्कि उसकी अनौपचारिक संस्थाओं, परिवेश, सामाजिक वातावरण और राज्येतर राजनीति का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि गैर सरकारी अध्ययनात्मक पक्षों में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि, परंपराओं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य संगठनों के व्यवहारों का अध्ययन भी शामिल है और वह तुलनात्मक राजनीति के इस अध्ययन के दायरे में उस हद तक आता है जहाँ तक कि राज्य व्यवस्था एवं राजनीति पर असर डालता है। अतः जी.के. रॉबर्टसन के अनुसार उन्होंने कहा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन वह व्यापक क्षेत्र है जिसमें शासकीय एवं शासनेतर राजनीति, कबीले, समुदायों, संस्थाओं और राज्येतर संगठनों की राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति सरकार के विभिन्न स्वरूपों तथा राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक राजनीति सरकार के विभिन्न स्वरूपों और राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण है। एम. करहिन के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि और राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं, समानताओं एवं असमानताओं का अध्ययन है। इन परिभाषाओं से आप स्पष्ट हो चुका होगा कि तुलनात्मक राजनीति वस्तुतः अध्ययन का एक स्वतंत्र अनुशासन है जो उन सभी शक्तियों, प्रभावों, राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करता है जो राज्य एवं राजनीति से जुड़े हैं या उसे प्रभावित करते हैं। यह विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण है। इस अध्ययन में विविधताओं, समानताओं तथा असमानताओं के सभी पहलू समाहित होते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों के बढ़ते समावेश से संपुट होते जा रहे इस अध्ययन में निष्कर्षात्मक सामान्यीकरण के प्रयास भी किए जाते हैं। प्रकृति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की आप विवेचना करेंगे और इसमें दोहरे अभिमत सामने आते हैं। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की आप विवेचन करेंगे तो इसमें दोहरे अभिमत सामने आते हैं। किस प्रकार के अभिमत? इसमें आप देखेंगे कि मत वैभिन्न का आधार तुलनात्मक अध्ययन के दायरे से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः यदि आप तुलना करने बैठे हैं तो पहला सवाल यह होगा कि किसके और किससे तुलना। हम मान लें कि विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में शासन एवं राजनीति की तुलना पर आधारित अध्ययन के समय हम किसी एक ही राज्य व्यवस्था के भीतर सरकार एवं राजनीति के विभिन्न स्तरों, उनकी प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं अथवा विश्व में फैली विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रयोग के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यदि एक ही राज्य के भीतर, यहाँ कह रहा है कि एक ही राज्य के भीतर हम सीमित होकर तुलना करते हैं तो ऐसा अध्ययन ऊर्ध्वात्मक तुलनात्मक अध्ययन कहलाएगा। इसके विपरीत विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बीच यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उसे क्षैतिज समांतर तुलनात्मक अध्ययन कहेंगे। मतलब एक में हमें एक राज्य के अंदर उसके सारे सतही जितने भी लेवल हैं, जैसे स्टेट है, स्थानीय निकाय है, एक ही राज्य के अंदर, एक ही देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर कह सकते हैं। और या तो हम सभी राष्ट्रों की तुलना की जाए, जैसे भारत की, इंग्लैंड की, ऐसे करके। तो पहला वाला हो जाएगा ऊर्ध्वात्मक और दूसरा हो जाएगा क्षैतिज। अब हम इसमें पढ़ेंगे ऊर्ध्वात्मक तुलनात्मक अध्ययन
मीन्स वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। कुछ विचारक यह मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन सरकारों के ढांचे, शक्ति और व्यवहार का ऊर्ध्वात्मक तुलना का अध्ययन है। कुछ विचारक यह मानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन जो है सरकारों के ढांचे, शक्ति और व्यवहार की ऊर्ध्वात्मक तुलना का अध्ययन है। वस्तुतः ऐसा दृष्टिकोण तुलनात्मक राजनीति के प्रति अत्यंत एकांकी एवं सतही दृष्टिकोण है। इस तरह के चिंतन से जुड़े लोग यह मानते हैं कि एक ही राज्य के भीतर सरकारों की विभिन्न सतहों के बीच तुलना ही तुलनात्मक राजनीति है, जिससे यह अध्ययन ऊर्ध्वात्मक तुलना के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत होता है। उनका मानना है कि किसी राज्य में सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे राष्ट्रीय और प्रांतीय सरकारें या स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ। इन सभी शासकीय इकाइयों से सरकारी या राजनीतिक क्रियाकलाप जुड़े होते हैं। स्वाभाविक है कि इसमें राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप राज्य में सर्वव्यापक होगा। राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप राज्य में सर्वव्यापक होगा तो स्थानीय सरकार में स्थानिक, स्थानीय सरकार में स्थानिक होगा और राष्ट्रीय सरकार में राज्य में सर्वव्याप्त होगा। इससे स्वरूप एवं आकार में जहाँ भिन्नता होती है तो इसमें राज्य का आकार बड़ा होगा और स्थानीय सरकार का छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आकार में जहाँ भिन्नता होंगी और भूमिका के क्षेत्र की दृष्टि से भी असमानता होगी, वहीं इसमें शासकीय या राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से समानताएं भी होती हैं। किस प्रकार, कैसे समानताएं होती हैं? क्योंकि जो शासन होता है, जैसे कि मान लीजिए भारत में अगर डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक सरकार है, तो भारत के राज्य के अंदर, उसके स्थानीय निकाय के अंदर भी वैसा ही शासन होगा। तो कह रहा है शासकीय और राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से समानताएं भी होती हैं। इनके बीच इन सब समानताओं असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन ही तुलनात्मक राजनीति है। ऊर्ध्वात्मक तुलना के पक्षधर विद्वानों का मानना है कि किसी राज्य में सरकार संगठन के ढांचे का जो भी मॉडल हो, उसमें ऊर्ध्वात्मक रूप से सरकारों के विभिन्न स्वरूप एवं स्तर विद्यमान अवश्य रहते हैं। एकात्मक सरकार में जहाँ एक सर्वव्यापी राष्ट्रीय सरकार होगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय स्वशासी सरकारों या निगमों आदि का अस्तित्व भी होगा। इसी प्रकार जहाँ संघात्मक सरकार का ढांचा होगा, वहाँ भी स्वाभाविक रूप से दोहरी सरकारों की संवैधानिक अस्तित्व होगा। वहीं दूसरी ओर स्वशासन की इकाइयाँ भी रहेंगी। इस तरह एक ही राज्य में विधि स्तरीय इन सरकारों की तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है। इसे ऊर्ध्वात्मक तुलना का अध्ययन कहेंगे। इस तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की प्रकृति का जो स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है, वह इस अध्ययन के प्रति परिपक्व एवं समग्र दृष्टि नहीं कही जा सकती। इस तरह तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की जो प्रकृति का जो स्वरूप आपके सामने प्रकट होता है, वह इस अध्ययन के प्रति परिपक्व एवं समग्र दृष्टि नहीं कही जा सकती। ऊर्ध्वात्मक तुलना के आधार पर तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करना भी विषय के प्रति अर्थसत्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। ऐसा क्यों कहा गया है कि अर्थसत्य दृष्टिकोण? क्योंकि आप जानते हैं, आप समझते हैं, जैसे कि भारत में राष्ट्र है, राष्ट्र के अंदर स्थानीय स्वशासन है और राज्य है। तो इसमें जो भी एलिमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। हो सकता है अभी हम कई स्टेप पढ़ेंगे कि किस प्रकार की वैरायटी इसमें देखने को मिल रही है। कि विधि हम कहें तो राज्य में एक परिपक्व विधि होगी पूरे राष्ट्र में, जहाँ स्थानीय विधि पर वो हावी होगा। मतलब राज्य की विधि ज़्यादा मानी जाएगी, स्थानीय विधि कम मानी जाएगी। और उसी प्रकार हम देखेंगे कि अगर राज्य प्रजातांत्रिक है तो स्थानीय सुशासन का प्रजातांत्रिक होना अनिवार्य है। तो यहाँ समानताएं देखी जा सकती हैं। आगे हम पढ़ते हैं। जब सरकारें एक जैसी नहीं हैं, उनके प्रभाव क्षेत्र की व्यापकता समान नहीं है। प्रभाव क्षेत्र की व्यापकता मीन्स कि राष्ट्र का प्रभाव ज़्यादा होगा और स्थानीय निकाय का कम। उनके अधिकार और उनके स्रोत एक जैसे नहीं हैं। उनकी विधियां भिन्न हैं। उनकी विधियों से जुड़ी दंडात्मक शक्ति की स्थिति मात्रात्मक एवं गुणात्मक भेद है। विधि मीन्स कानून, तो दंडात्मक शक्ति राज्य की ज़्यादा होगी, स्थानीय निकाय की कम होगी। तो उनकी तुलना किसी समान निष्कर्ष के आधार पर भला कैसे हो सकती? तो कह रहा है कि इतनी असमानताएं हैं, उनमें समानता से अधिक असमानता के तथ्य होंगे और असमान तथ्यों की तुलना करके सामान्यीकृत निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते।
अगर कोई दो वस्तु असामान्य है तो उसमें एक कोई सामान्य निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है। ऊर्ध्वात्मक तुलना पर आधारित अध्ययन के लिए राष्ट्रीय, स्थानीय या आंशिक सरकारों के बीच समानता के 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। राष्ट्रीय, स्थानीय या आंशिक सरकारों के समानता के 3 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। ये क्षेत्र हैं वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से तुलना, विधियों की दृष्टि से तुलना और शासन संगठन की दृष्टि से तुलना। तो वित्तीय मतलब पैसे के लेन देन से लेके, विधि मतलब कानून, और शासन संगठन की शक्तियों की हम लोग दृष्टि से तुलना करेंगे। वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से राष्ट्रीय सरकारों का क्षेत्र एवं आधार व्यापक होता है। वित्तीय संसाधनों की दृष्टि से राष्ट्रीय सरकारों का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा और स्थानीय निकाय के पास कम पैसा होगा, और स्थानीय सरकारों का संकुचित होता है। इनके स्रोतों एवं इनकी प्रक्रियाओं में भी अंतर होता है। इन सब बातों के बावजूद ऊर्ध्वात्मक तुलना पर आधारित राजनीतिक अध्ययन के समर्थक मानते हैं कि इसमें तुलना की जा सकती है, इनमें तुलना की जा सकती है। दूसरा हम देखेंगे, ऊर्ध्वात्मक तुलना के पक्षधर मानते हैं कि सभी स्तर की सरकारें विधि ढांचे से जुड़ी होती हैं। किसी भी स्तर की सरकार हो वह विधियों के बिना तो चल नहीं सकती। अतः इस दृष्टि से विधिक आधार पर विभिन्न स्तरों की सरकारों में तुलना अध्ययन किया जा सकता है। सच कहा जाए तो आपको इस दृष्टिकोण से भी तुलनात्मक अध्ययन में समानताओं से अधिक असमानताओं की बाधा ही नजर आएगी। राष्ट्रीय सरकारों की विधियों के पीछे निहित संप्रभु शक्ति एवं उसकी सर्वव्यापकता के मद्देनजर उनकी तुलना स्थानीय सरकारों की विधियों से नहीं की जा सकती। ऐसे तुलनात्मक अध्ययन से दोनों स्तरों की विधियों की प्रकृति का अंतर भले ही समझा जा सके, लेकिन तुलनात्मक आधार पर कोई सामान्यीकृत निष्कर्ष निष्पादित नहीं किए जा सकते। तीसरा हम देख लेते हैं, शक्ति के आधार पर विभिन्न स्तर की सरकारों में तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाती है, लेकिन यह अध्ययन भी शक्ति के मात्रात्मक भेद का भी प्रकटीकरण कर सकता है। इसमें कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय सरकारें शक्ति की दृष्टि से अधिक संपन्न होंगी और उनकी शक्तियों की तुलना स्थानीय सरकारों से नहीं कर सकती। इन विश्लेषणों से आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन ऊर्ध्वात्मक तुलना नहीं हो सकता। एक देश में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच तुलना की आंशिक गुंजाइश के बावजूद उनमें कोई सामान्यीकृत परिणाम या निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता। अतः ऊर्ध्वात्मक तुलना द्वारा राजनीति के अध्ययन के आधार पर तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित करना जहां गलत है, वहीं इससे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन की सही प्रकृति का प्रकटीकरण नहीं होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षैतिज तुलना के अध्ययन।